हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के नक्शे को देखने का नजरिया बदलने वाले हैं। बात सिर्फ राज्यों और शहरों की नहीं, बल्कि उन विशाल पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों की होगी जिन्होंने इस देश को सचमुच गढ़ा है। हमारे पास भारत के भौतिक स्वरूप पर कुछ बेहतरीन स्रोत हैं और आज हम इनमें से दो सबसे अहम हिस्सों की कहानी में उतरेंगे। एक तो उत्तर की वो महान पर्वतमाला जिसे हम हिमालय कहते हैं, और दूसरा उसके ठीक नीचे फैला विशाल उत्तरी मैदान। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो भारत की उत्तरी सीमा पर एक दीवार की तरह खड़ी हैं, ये आखिर बनी कैसे? ये हमेशा से तो यहाँ नहीं थी। ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है। और देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हिमालय का जन्म धरती की सबसे बड़ी और सबसे धीमी गति की टक्कर का नतीजा है। ये कहानी आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। तब धरती का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। 5 करोड़ साल और धीमी गति की टक्कर, मतलब हमारे दिमाग में तो टक्कर का मतलब एक तेज एक्सीडेंट जैसा कुछ आता है। ये वैसा नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, एक बहुत बहुत बड़ा भूभाग था जिसे वैज्ञानिक गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड। हाँ, इसमें आज का अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब जुड़े हुए थे। फिर ये महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और जो हिस्सा आज का भारतीय प्रायद्वीप है, यानी भारतीय प्लेट, वो उत्तर की ओर खिसकने लगा। अच्छा, तो ये एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। और उत्तर में इसका इंतजार कौन कर रहा था? उत्तर में थी विशाल यूरेशियन प्लेट, जिसमें आज का यूरोप और एशिया का ज्यादातर हिस्सा है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र था, तैथिस सागर। हाँ बिल्कुल, टेथिस सागर। तो जैसे जैसे भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, ये टेथिस सागर सिकुड़ता गया और फिर टक्कर हुई। हाँ, लेकिन ये टक्कर करोड़ों सालों तक चली। जब ये दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराईं तो टेथिस सागर के तल में जो लाखों सालों से मिट्टी, पत्थर, समुद्री जीवों के अवशेष जमा थे, उन पर जबरदस्त दबाव पड़ा। वो किसी कागज की तरह मुड़ने लगे और ऊपर उठने लगे। और इसी प्रक्रिया से इन विशाल वलित पर्वतों, मतलब फोल्ड माउंटेन्स का जन्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो चट्टान आज माउंट एवरेस्ट की चोटी पर है, वो करोड़ों साल पहले एक समुद्र के तल में थी। ये सोचना ही कमाल है। क्या हमें वहां समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं? बिल्कुल, यही तो हिमालय के युवा होने का सबसे बड़ा सबूत है। एवरेस्ट और कई दूसरी ऊंची चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलना ये एक आम बात है। और ये टक्कर आज भी रुकी नहीं है। अच्छा। हाँ, भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है। 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता, लेकिन भूविज्ञान के हिसाब से तो ये बहुत तेज होगा। बहुत तेज। शायद इसीलिए ये पूरा क्षेत्र इतना अस्थिर है और यहाँ इतने भूकंप आते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है। इसी निरंतर दबाव की वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो ये तो हुई इनके बनने की कहानी। लेकिन जब हम हिमालय कहते हैं तो हम अक्सर एक ही पर्वत श्रृंखला की तस्वीर सोचते हैं, पर स्रोतों के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसे कई हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम हिमालय को मुख्य रूप से 2 तरीकों से बांटते हैं। एक है समानांतर श्रृंखलाओं के आधार पर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, और दूसरा है क्षेत्रीय आधार पर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए पहले दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले, यानी सबसे दक्षिण में, आपको मिलेगी शिवालिक श्रृंखला। ये हिमालय का सबसे नया और सबसे कम ऊंचा हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 900 से 1100 मीटर के बीच है। असल में ये उन कंकड़ पत्थरों से बनी है जिन्हें हिमालय की नदियों ने लाखों सालों में यहाँ जमा किया है। ये एक तरह से हिमालय की तलहटी है। और शिवालिक के पार उत्तर की ओर बढ़ने पर? शिवालिक के उत्तर में है लघु हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग पहचानते हैं। अच्छा। हाँ, जितने भी मशहूर हिल स्टेशन हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल और खूबसूरत घाटियां जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी, वो सब इसी श्रृंखला में हैं। अच्छा, तो जब भी कोई कुल्लू या कांगड़ा घाटी में छुट्टियों पर जाता है तो वो असल में इसी लघु हिमालय की गोद में होता है। यहाँ पीर पंजाल, धौलाधार जैसी श्रृंखलाओं का भी जिक्र है। इनकी क्या खासियत है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे
पीर पंजाल श्रृंखला है वो कश्मीर घाटी को बाकी भारत से लगभग अलग कर देती है। यही वजह है कि ऐतिहासिक रूप से उस घाटी तक पहुंचना इतना मुश्किल था। और वहाँ एक अपनी अलग संस्कृति विकसित हुई। बिल्कुल। और इस हिमाचल श्रृंखला के भी उत्तर में वहाँ असली विशाल पहाड़ आते होंगे। हाँ, सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची है महान हिमालय की श्रृंखला, जिसे हिमाद्री कहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली दीवार की तरह है। इसे पार करना लगभग नामुमकिन है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया की छत। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सब यहीं हैं। हाँ, माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 मीटर है नेपाल में, और कंचनजंगा 8586 मीटर सिक्किम में इसी हिमाद्री का हिस्सा है। नंगा पर्वत और नंदा देवी जैसी भारत की ऊंची चोटियां भी यहीं हैं। और सिर्फ चोटियां ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी नदियों को जीवन देने वाले विशाल ग्लेशियर्स जैसे गंगोत्री, गंगा का स्रोत, हाँ, और यमुनोत्री, यमुना का स्रोत, वो भी यहीं हिमाद्री में ही स्थित हैं। ये तो हुआ दक्षिण से उत्तर का विभाजन, लेकिन स्रोतों में पश्चिम से पूर्व के विभाजन की भी बात है जो नदियों पर आधारित है। ये कैसे काम करता है? ये भी एक बहुत उपयोगी वर्गीकरण है। देखिए, नदियों ने हिमालय को अलग अलग खंडों में काट दिया है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसमें कश्मीर और हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। और आगे सतलुज नदी से काली नदी जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, उसके बीच का हिस्सा कुमाऊं हिमालय कहलाता है। फिर काली नदी से पूर्व में तीस्ता नदी तक का लंबा हिस्सा नेपाल हिमालय है, जहां सबसे ऊंची चोटियां हैं। और आखिर में तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग गॉर्ज तक का हिस्सा असम हिमालय कहलाता है। दिहांग गॉर्ज का जिक्र दिलचस्प है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। इसके बाद हिमालय का क्या होता है? दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय अचानक दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ ले लेता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन पहाड़ियों को सामूहिक रूप से पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मीजो पहाड़ियां शामिल हैं। ये हिमाद्री की तरह बर्फीली और चट्टानी नहीं, बल्कि बलुआ पत्थर से बनी है और घने जंगलों से ढकी हुई हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात लिखी है मेघालय के पहाड़ के बारे में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भूवैज्ञानिक रूप से मेघालय का पठार हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये असल में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक टुकड़ा है, जो मुख्य पठार से मालदा फॉल्ट द्वारा अलग हो गया है। फॉल्ट मतलब जमीन में एक बड़ी दरार। बिल्कुल, एक दरार जिसके सहारे जमीन का एक हिस्सा दूसरे से खिसक गया। करोड़ों साल पहले हुई इसी खिसकन ने मेघालय के पठार को मुख्य पठार से अलग कर दिया, और जो बीच की जमीन धंस गई उसे बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी ने भर दिया। तो इन सब का मतलब क्या है? इन सभी विभाजनों और भूवैज्ञानिक कहानियों को समझने के बाद ये हिमालय हमारे लिए सिर्फ कुछ पहाड़ तो नहीं रह जाते, इनका महत्व क्या है? ये भारत के लिए सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन प्रणाली है। इनका महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहले जलवायु। ये एक विशाल दीवार की तरह काम करता है, जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय न होता तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा सर्दियों में शायद रहने लायक नहीं होता। और ये मॉनसून के लिए भी तो जरूरी है। हाँ, ये इसका दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मॉनसूनी हवाओं को भी रोकता है, उन्हें उत्तर की ओर जाने नहीं देता और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है। सही कहा, जिससे पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होती है। बिना हिमालय के मॉनसून शायद सीधा मध्य एशिया निकल जाता और ये इलाका एक रेगिस्तान होता। जलवायु के अलावा पानी का जिक्र भी बार बार आया है। हिमालय को एशिया का वाटर टॉवर भी कहा जाता है। भारत की 3 सबसे बड़ी नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती हैं, और चूंकि इनके स्रोत ग्लेशियर हैं, इसलिए इन नदियों में साल भर पानी रहता है। ये सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं, बल्कि हमारी कृषि और बिजली उत्पादन के लिए भी क्रूशियल है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है। स्रोत बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन का इन ग्लेशियरों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये आज हिमालय से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। एक स्रोत के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर 1935 से अब तक
1500 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गया है। 1500 मीटर? हाँ, और ये सिर्फ एक ग्लेशियर की बात नहीं है। इसका मतलब है कि अभी कुछ दशकों तक तो गर्मियों में नदियों में पानी का बहाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। लेकिन लंबे समय में जब ये ग्लेशियर बहुत छोटे हो जाएंगे तो गर्मियों में इन नदियों में पानी की भारी कमी हो सकती है। ये भारत की जल और खाद्य सुरक्षा के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। और हम इसके सामरिक महत्व को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। सदियों से हिमालय ने उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम किया है। आज भी यह हमारी सीमाओं को परिभाषित करता है और देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यहाँ वनस्पतियों और जीवों की एक अद्भुत विविधता है, जिसमें स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसे दुर्लभ जीव भी शामिल हैं। तो ये विशाल युवा पहाड़ लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही मौसम की मार से टूट भी रहे हैं। इनसे हर साल करोड़ों टन मलबा, रेत और मिट्टी निकलती है, जिसे ये नदियां अपने साथ बहाकर नीचे ले आती है। और मुझे लगता है यहीं से हमारे दूसरे विषय की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। यही मलबा जब लाखों सालों तक हिमालय के दक्षिण में एक विशाल गड्ढे में जमा होता रहा तो उसने जन्म दिया भारत के विशाल उत्तरी मैदान को। ये मैदान पूरी तरह से हिमालय का ही एक तोहफा है। यानी इन मैदानों का निर्माण पूरी तरह से 3 नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी मतलब एलुवियल डिपॉजिट से हुआ है। ये कितना बड़ा और गहरा है? ये बहुत विशाल है, लगभग 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसकी गहराई है। गहराई? हाँ, कुछ जगहों पर इस जलोढ़ मिट्टी की परत 1000 से 2000 मीटर यानी 1 से 2 किलोमीटर तक मोटी है। ये दिखाता है कि नदियों ने यहाँ कितना काम किया है। तो क्या ये पूरा मैदान एक जैसा सपाट है या इसमें भी कोई संरचना है? नहीं, ये पूरी तरह सपाट नहीं है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, मतलब पहाड़ों से दूर, तो इसमें भी 4 अलग-अलग पट्टियां मिलती हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे आप पहाड़ से नीचे आ रही हैं। ठीक है, बताइए। सबसे पहले शिवालिक की तलहटी से सटकर एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसे भावर कहते हैं। हाँ। यहाँ नदियां पहाड़ों से उतरते ही अपने साथ लाए बड़े-बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। इन पत्थरों के बीच इतनी जगह होती है कि छोटी नदियां इनकी सतह के नीचे गायब हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पानी सतह पर नहीं दिखता, फिर ये पानी वापस कहाँ आता है? भाबर के ठीक दक्षिण में एक दलदली और नम पट्टी है, जिसे तराई कहते हैं। यहाँ वो भूमिगत पानी फिर से सतह पर आ जाता है। ये एक क्षेत्र घने जंगलों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता था। हालांकि अब खेती के लिए इसका ज्यादातर हिस्सा साफ कर दिया गया है। भाबर और तराई के बाद? इसके बाद मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसे बांगर कहते हैं। ये नदी के बाढ़ वाले मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, एक छत की तरह। यहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता, इसलिए मिट्टी खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। और आखिर में खादर? हाँ, खादर नदी के ठीक बगल का नया और निचला बाढ़ का मैदान है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ नई बहुत उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछा देती है। यही वजह है कि ये इलाका खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है और यहाँ गहन कृषि होती है। तो इसी खादर और बांगर की उपजाऊ मिट्टी की वजह से इन मैदानों को भारत का अन्न का कटोरा मतलब फूड बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, गंगा यमुना जैसी नदियों से पानी की प्रचुर उपलब्धता और खेती के लिए समतल जमीन, इन तीनों चीजों ने इसे दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादक कृषि क्षेत्रों में से एक बना दिया है। ये भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भरता है। और जाहिर है, जहाँ खेती और पानी होगा वहाँ लोग भी बसेंगे। हाँ, यही कारण है कि ये क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। और समतल भूमि होने की वजह से यहाँ सड़कों और रेलवे का घना जाल बिछाना भी आसान है, जिससे ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे भी क्षेत्रीय रूप से राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान, गंगा के विशाल मैदान और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान में बांटा जाता है। आज हमने भारत के उत्तरी पहाड़ों और विशाल मैदानों की एक बहुत ही विस्तृत यात्रा की। हमने देखा कि कैसे करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने इन अद्भुत संरचनाओं को आकार दिया है और कैसे ये आज भी हमारे जीवन, हमारी जलवायु और हमारी अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। हम लोग अगले वीडियो में द पेनिनसुलर प्लाटो, जिसमें डेक्कन और सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, द कोस्टल प्लेन्स यानी ईस्ट वर्सेस वेस्ट और द आइलैंड्स
अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।